तो यहाँ हमने देखा कि जब भी कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हमने ड्राइव किया कितना होता है, E इज इक्वल टू बी एल वी, और इसको हमने क्या नाम दिया, मोशनल ईएमएफ। इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि ये रोड है हमारे पास, और रोड इस प्रकार से ये यहाँ पे हिंज्ड है, और ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कल बनाते हुए इस प्रकार से रिवॉल्व कर रही है। इसकी लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ मैं, L इसकी लेंथ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से इनटू द पेज गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द पेज गिवन है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और हमें करना क्या है, ये जो रोड है इसके एंड से, इसको मैं O बोलना देता हूँ यहाँ पे, और इसको A बोल दूँ, तो O और A के दो एंड से इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितना होने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जो पिछली हमारी प्रॉब्लम थी उसमें जैसे इस प्रकार से ये एक रोड थी AB, मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी कुछ इस प्रकार से था, और वो रोड या तो इधर मूव कर रही थी या फिर इधर मूव कर रही थी। वो स्ट्रेट रोड इस प्रकार से लीनियर मोशन कर रही थी, तो लीनियर मोशन कर रही थी तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि इस बार जो रोड है वो लीनियर मोशन नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रही है। अब हमें निकालना है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था ईएमएफ इंड्यूस होने का तरीका तो एक ही है, फैराडेज सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, यही हमें करना होता है। E इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी ही हमें करना होता है, मतलब हमें यहाँ से फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट स्टेज था। मान लो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये रोड यहां से इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। एट एनी इंस्टेंट जब हम देखते हैं तो ये कहां पहुंच जाती है, ए से बी के ऊपर पहुंच जाती है, और एंगल यहां पे बनाती है थीटा। ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ट्रेस्ड बाय द रोड एट एनी इंस्टेंट, लेट इट इज ए और बी, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये इतना एरिया जो है, ये एरिया ट्रेस करता है, इतना एरिया ट्रेस करता है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ए ओ बी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट के ऊपर ये ए ओ बी एरिया था, ये आपके पास कितना हो जाएगा। देखिए, ये एरिया कितना हो जाएगा। इस एरिया को एक बार मैं कंसिडर कर लेता हूं A, और ये किसके बराबर होगा ये आपको देखना है। देखिए कैसे देखेंगे, एक बहुत इजी सा भी है। अगर मान लो वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन ट्रैवल करता है, कंप्लीट रोटेशन कर देता है, तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 2 पाई। मतलब जब 2 पाई एंगल बनेगा तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू एल स्क्वायर। और अगर ये 1 पाई करता तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। एंगल ट्रेस कितना क्या हुआ है, थीटा, तो इंटू यहाँ पे कितना होगा थीटा, यहाँ से पाई कैंसिल, पाई, ये आपके पास हो गया एल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका रफ वर्क था, ओके, ये आपको मेन क्वेश्चन में नहीं करना है। मतलब ये एरिया कितना हुआ, ये एरिया आपके पास हुआ हाफ एल स्क्वायर थीटा, हाफ एल स्क्वायर थीटा एरिया हुआ, इतना एरिया आपके पास आ गया है, ठीक है, ओके। अब देखो, जब ये रोड थोड़ी और आगे बढ़ेगी यहाँ पे तो एरिया और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से रोड यहाँ पे आएगी तो एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है, बट एरिया कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल रहा है। वो चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हो, चाहे एरिया होने से हो, चाहे कॉइल का जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसके साथ हो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारा एरिया लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, हमारे पास E जो होता है वो डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी होता है। माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ से E आपके पास हो जाएगा D डिवाइडेड बाई डी टी। फाई की वैल्यू आपके पास निकाल लेनी है। फाई क्या होता है, B इंटू ए होता है। फाई क्या होता है, B इंटू ए होता है, ओके। E इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई डी टी बी, और देखो B इंटू ए,
वैसे फ्लक्स आपके पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा, जहां पे ये जो एंगल है वो इस एरिया की नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल है। यहां पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, और ये जो एरिया बनेगा, ये पूरा एरिया बनेगा, तो उस एरिया के प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल भी क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहां से हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में आने वाले हैं। नॉर्मल भी ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्रकार से है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 0 और कोस 0 होता है 1। तो फाई को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बी ए, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, बी ए। ए है हमारे पास हाफ एल स्क्वायर थीटा, हाफ एल स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या देख रहे हो, टाइम के साथ बी चेंज नहीं हो रहा है, एल चेंज नहीं हो रहा है, ओनली क्या चेंज हो रहा है? कंटिन्यूसली थीटा में चेंज आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, अब क्लास 11th में आपको एक टर्म पढ़ाई थी कि जब इस प्रकार से रोटेशन होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा, अच्छे से आपको याद भी होगा, ये इस प्रकार से सर्कल में जब कोई पार्टिकल मूव करता है या कोई रोड इस प्रकार से मूव कर रही है, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक वो एंगल ट्रेस करता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लगातार एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So rate of change of angular displacement is known as angular velocity. So here d theta by dt can be written as angular velocity. और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो रिजल्ट हो गया हमारे पास हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस रोड के जो एंड से उसके अक्रॉस इतना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब देखिए, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और इसको मैसिव लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। ये एंगुलर वेलोसिटी है, और 2 पाई बाई टी ऐसे लिखेंगे तो एंगुलर क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलने वाले, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, उनको देख के आप उनको ईजिली सोल्व कर लेंगे। आपसे बोलेगा जैसे इस प्रकार से, मैं इसको पूरा एक व्हील मान लेता हूँ, ये पूरा एक व्हील है, और क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस व्हील्स के अंदर जैसे ऐसे स्पोक्स होते हैं, 1 2 ऐसे करके हमने स्पोक्स लगा दिए इस व्हील के अंदर, ये ऐसे स्पोक्स लगे हुए हैं इस व्हील में, ये स्पोक्स हैं इस व्हील में। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास ऐसे आने वाला है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू दे देगा कुछ भी, मान लीजिए मैंने मान लिया 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और लेंथ भी मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने लेंथ मान ली इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी क्या है? लेंथ है। ओके, और उसकी जो स्पीड है वो है 20 RPM। मैंने एक क्वेश्चन बना लिया अपनी तरफ से। ये क्या बोलेगा? ए रोड, बोलेंगे ए व्हील ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is rotating at the speed of 20 RPM in magnetic field of 10⁻⁵ Tesla. Magnetic field is perpendicular to the plane of the wheel. ऐसे कुछ आपको स्टेटमेंट मिलेगी। Find EMF induced across या between the center of the wheel and the circumference. ये circumference होगी और ये हो गया सेंटर। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है 10⁻⁵ टेस्ला। एल लेंथ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओमेगा कैसे निकालूंगा? मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे? 20 RPM दे रखा है, रोटेशन पर मिनट दे रखा है, ये स्पीड है, और रोटेशन पर मिनट है, ये एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। RPM है, इसको हम RPS में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 रोटेशन पर मिनट की मुझे क्या बनानी है? सेकंड बनानी है। तो यहां से इस RPM को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? RPS में कन्वर्ट कर लेंगे। अब RPM है, मिनट में है, मिनट की सेकंड बनाएंगे, तो आपके पास 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 60, ये हो जाएगा 1/3, यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1/3 RPS, रोटेशन पर सेकंड। RPS मतलब रोटेशन पर सेकंड, RPM रोटेशन पर मिनट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई है।
और ओमेगा मुझे निकालना हो तो 2 पाई न्यू से निकलता है। तो यहाँ से ओमेगा की देखो इसमें एक एक वैल्यू आपके पास कितनी आई है। बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से गिवन है 10⁻⁵ टेस्ला, और एल की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगी। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होता है। 2 पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है और न्यू की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। और ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो इस प्रकार से पूछता है कि अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ स्पोक्स क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो ये जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पोक्स थी, और 9 स्पोक्स को मैं कितना कर दूं, एक स्पोक्स मैंने और बढ़ा दिया, यहाँ पे 10 स्पोक्स कर दी, तो क्या अब ईएमएफ में कोई चेंज आने वाला है। सोचे अच्छे से, क्या ईएमएफ में कोई चेंज आएगा। ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इस स्पोक्स का एक पॉइंट तो सेंटर के ऊपर है और दूसरा सरकमफ्रेंस पे, इसका भी एक सेंटर पे है, दूसरा सरकमफ्रेंस पे, इसका भी एक सेंटर के ऊपर है और एक सरकमफ्रेंस पे। इसका मतलब ये सारे के सारे स्पोक्स जो हैं वो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। कितने भी जोड़ दो पैरेलल में, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे इसके ईएमएफ के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रीजन ये है क्योंकि सभी के सभी स्पोक्स क्या हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो